जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुधारकों का एक वर्ग ऐसा है जिसका आदर्श कुछ और ही है। ये स्वयं को आर्य समाजी कहते हैं। सामाजिक संगठन का इनका आदर्श चतुर्वर्ण अर्थात पूरे समाज का 4 वर्गों में विभाजन है, न कि 4000 जातियों में जैसा कि भारत में है। अपने इस सिद्धांत को अधिक आकर्षक बनाने के लिए और विरोधियों को हतप्रभ करने के लिए चतुर्वर्ण के ये प्रचारक बहुत सोच समझकर बताते हैं कि उनका चतुर्वर्ण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण के आधार पर है। यहाँ पर पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि भले ही यह चतुर्वर्ण गुण के आधार पर हो, किंतु यह आदर्श मेरे विचारों से मेल नहीं खाता। पहली बात तो यह है कि अगर आर्य समाजियों के चतुर्वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने गुण के अनुसार हिंदू समाज में स्थान मिलता है, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आर्य समाजी लोग सभी लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम से पुकारते ही क्यों हैं। यदि किसी विद्वान को ब्राह्मण न भी कहा जाए तो भी उसे आदर प्राप्त होगा। यदि कोई सिपाही हो तो क्षत्रिय कहे बिना भी उसका सम्मान होगा। आर्य समाजी लोगों का ध्यान अभी तक इस बात पर नहीं जा सका है कि अगर यूरोपीय समाज अपने सिपाहियों और सेवकों को कोई स्थायी नाम दिए बिना उनका सम्मान कर सकता है, तो हिंदू समाज को ऐसा करने में क्या कठिनाई है। इन नामों को जारी रखने में एक और भी आपत्ति है। सभी सुधारों के मूल में यह तथ्य होता है कि मनुष्यों और वस्तुओं के प्रति लोगों की धारणाओं, भावनाओं और मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वे नाम हैं जिनकी हर हिंदू के मस्तिष्क में एक निश्चित और रूढ़ धारणा बनी हुई है। ये धारणा ये है कि ये सभी जातियां जन्म के आधार पर एक सोपानिक क्रम में हैं। जब तक ये नाम बने रहेंगे तब तक हिंदू जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ऊंची से लेकर निम्नतम जाति के सोपानिक क्रम में मानते रहेंगे और तदनुसार व्यवहार करेंगे। हिंदुओं को यह सब कुछ भूल जाना होगा, लेकिन जब तक ये पुराने नाम बने रहेंगे तब तक वो इन्हें कैसे भुला सकेंगे। ये तो उनके दिमाग में उनकी पुरानी धारणाओं को पुनः जागृत करते रहेंगे। अगर लोगों के मन में नई धारणाओं को स्थापित करना है तो उन्हें नया नाम देना भी जरूरी है। पुराने नाम को बनाए रखने का अर्थ किसी भी सुधार को निरर्थक बना देना होगा। गुण के आधार पर इस चतुर्वर्ण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अनर्थकारी नामों से रखना, जिनसे जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का संकेत मिलता है, समाज के लिए एक फंदे की तरह है। मेरे लिए यह चतुर्वर्ण जिसमें पुराने नाम जारी रखे गए हैं घिनौनी वस्तु है, जिससे मेरा पूरा व्यक्तित्व विद्रोह करता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं केवल भावनाओं के आधार पर चतुर्वर्ण के प्रति आपत्ति प्रकट करूं। इसका विरोध करने के लिए मेरे पास अधिक ठोस कारण हैं। इस आदर्श की अच्छी जांच परख के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह चतुर्वर्ण सामाजिक संगठन प्रणाली के रूप में अव्यावहारिक, घातक और
अत्यंत असफल रहा है। व्यवहारिक दृष्टि से भी चतुर्वर्ण से ऐसी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं जिन पर इसके समर्थकों ने ध्यान नहीं दिया। जाति का आधारभूत सिद्धांत वर्ण के आधारभूत सिद्धांत से मूल रूप से भिन्न है। न केवल मूल रूप से भिन्न है बल्कि मूल रूप से परस्पर विरोधी है। पहला सिद्धांत गुण पर आधारित है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुणों के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर ऊंची हैसियत पा जाए तो आप उसे कैसे उस जगह से हटने के लिए बाध्य करेंगे? आप लोगों को इस बात के लिए कैसे बाध्य करेंगे कि वे उस व्यक्ति को जिसकी भले ही जन्म के आधार पर हैसियत निम्न स्तर की रही हो, उसे उसके गुण के आधार पर प्रतिष्ठा प्रदान करें? उसके उद्देश्य से वर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए पहले जात प्रथा को समाप्त करना होगा। लेकिन ऐसा कैसे किया जाए? जन्म के आधार पर बनी 4000 जातियों को मात्र 4 वर्गों में किस तरह परिवर्तित किया जा सकता है? चतुर्वर्ण के समर्थकों को सबसे पहले इस कठिनाई का समाधान ढूंढना होगा। साथ ही यदि चतुर्वर्ण के समर्थक चतुर्वर्ण की स्थापना की सफलता चाहते हैं तो उन्हें एक अन्य कठिनाई का भी समाधान ढूंढना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।